एक इंसान के लिए पागलपन सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि उसकी जिंदगी जीने का तरीका बन जाता है। उसकी पूरी दुनिया रिकॉर्ड्स ऑफ डार्क एक्सप्लोरेशन नाम की एक काल्पनिक भूतों की कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन उसकी असली दुनिया बेहद उबाऊ और घुटन भरी ऑफिस जॉब है। एक ऐसी दुनिया, जगह जिससे वो किसी भी तरह भागना चाहता है। उसके बॉस का हर दिन ताना मारना उसे यह याद दिलाता रहता है कि उसकी असली जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। इसलिए जब उसकी पसंदीदा सीरीज का एक पॉप अप इवेंट खुलता है, तो वो फिर से अपनी सपनों की दुनिया में कूद पड़ता है। वो इतना मर्चेंडाइज सामान खरीद लेता है कि लोग उसे ब्लैक में बेचने वाला समझने लगते हैं। लेकिन एक सच्चे फैन के लिए इतना कभी काफी नहीं होता। तभी उसकी नजर एक प्राइज व्हील, इनाम के पहिए पर पड़ती है। एक सीधा साधा दिखने वाला गेम जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। तमाम मुश्किलों के बावजूद उसका जैकपॉट लग जाता है और वो पहला इनाम जीत जाता है। लेकिन यह सिर्फ कोई कलेक्शन की चीज नहीं थी। यह कहानियों वाली काल्पनिक कंपनी का एक असली स्टाफ आईडी कार्ड था। तभी एक रहस्यमयी इवेंट स्टाफ आता है और उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जो बेहद खौफनाक था। क्या तुम इसे संभाल कर रखोगे? एक खामोश हाँ के साथ उसकी दुनिया बिखरने लगती है और उसके आसपास का सच बदलने लगता है। उसके दिमाग में एक हड़बड़ी भरा मैसेज गूंजता है, WAK कप। और उसके बाद एक खून जैसा लाल वार्निंग मैसेज आता है जो उसके सबसे बड़े सपने को एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल देता है। वो रोते हुए उठता है, पूरी तरह से डरा हुआ और बदहवास। उसका सारा खरीदा हुआ सामान गायब था और उसकी जगह उसने एक चमचमाता बिजनेस सूट पहना हुआ था जो उसने कभी नहीं पहना था। उसकी आंखों के सामने जो सच आया, उसने उसके होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर लिखा था कि वो डेड ड्रीम इंक के नए कर्मचारियों के ओरिएंटेशन में है। कहानियों वाली वो कंपनी सच में मौजूद थी। उसका पागलपन अब उसकी नौकरी बन चुका था। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां राक्षस असली हों, वहां ड्यूटी पर जाना मौत की सजा जैसा था। डेड ड्रीम इंक के नए कर्मचारियों का ओरिएंटेशन शुरू करते हुए होस्ट प्रेजेंटेशन फाइल खोलता है। एक प्यारा सा एनिमेटेड वीडियो चलता है जो मजाकिया अंदाज में पूछता है, डेड ड्रीम इंक किस तरह की कंपनी है? एस्पिरेंट्स को लगता है कि कंपनी बाल झड़ने या त्वचा की बीमारियों का इलाज बनाती है। वो विंटेज स्टाइल का एनिमेशन आगे बढ़ता है और कंपनी का एनिमेटेड विज्ञापन गर्व से दावा करता है, हम आपकी जरूरत की हर दवा बनाते हैं। और आखिर में सच सामने आता है, डेड ड्रीम इंक एक जादुई कंपनी है जो जादुई दवाइयां बनाती है। इसके बाद कार्टून मैस्कॉट मुस्कुराते हुए अलविदा कहते हैं, डेड ड्रीम इंक में मिलते हैं। जैसे ही वीडियो खत्म होता है, होस्ट चेहरे पर एक रहस्यमयी और शातिर मुस्कान लिए स्टेज पर वापस आता है और ऐलान करता है कि वो सभी चुने हुए उम्मीदवार हैं। किम सेलियम उस जाने पहचाने नाम को नोट करता है। उसे भूतों की कहानियों से डेड ड्रीम इंक याद आती है। उसे याद आता है कि यह एक ऐसी जादुई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके बारे में अफवाह है कि वो कुछ भी बना सकती है। तभी होस्ट बताता है कि सिर्फ कुछ खास लोगों को ही इस ओरिएंटेशन में बुलाया गया है। वो बड़े गर्व से उस ग्रुप को बधाई देता है कि उनका सिलेक्शन फील्ड एक्सप्लोरेशन टीम में हुआ है। यह सुनते ही हमारे हीरो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी फैन नॉलेज से पता था कि फील्ड एक्सप्लोरेशन टीम कोई और नहीं, बल्कि बदनाम सुसाइड स्क्वाड आत्मघाती दस्ता है। बाकी नए उम्मीदवार इस खौफनाक सच से अनजान थे और सिर्फ उलझन में थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी किसी टीम का नाम नहीं सुना था। उनमें से एक जोर से सोचता है कि एक दवा बनाने वाली कंपनी को फील्ड एक्सप्लोरेशन टीम की क्या जरूरत है। लेकिन सेलियम को कहानियों की एक खौफनाक बात याद आती है। यह डिपार्टमेंट पहले ही दिन कर्मचारियों को एक जानलेवा सर्वाइवल गेम में फेंककर छांट देता है। डर के मारे कांपते हुए उसका पहला ख्याल आता है कि उसे तुरंत यहां से भागना होगा। जैसे ही वो भागने वाला होता है, होस्ट उसे रोक देता है और ऐलान करता है कि काम शुरू होने से पहले सभी नए मेंबर्स को एक छोटे से प्रोबेशन पीरियड, आजमाइशी वक्त से गुजरना होगा। वो बताता है कि यह प्रोबेशन उनकी काबिलियत का असली टेस्ट होगा और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहता है कि टेस्ट सही से हो, इसके लिए सबका हिस्सा लेना जरूरी है। अपनी उंगलियों की एक चुटकी के साथ वो वादा करता है कि जो भी मुफ्त में बचने की कोशिश करेगा, वो पकड़ा जाएगा। अचानक ऑडिटोरियम की बत्तियां बंद हो जाती हैं और दरवाजे लॉक हो जाते हैं। अंधेरे में सब सहम जाते हैं। उस घुप अंधेरे कमरे में एक हल्की सी गड़गड़ाहट शुरू होती है। एक मेंबर पूछता है कि क्या किसी और को भी यह अजीब आवाज सुनाई दे रही है।
एक ही पल में वो लोग ऑडिटोरियम में नहीं रहते, बल्कि एक चलती हुई सबवे ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं। एक भयानक आवाज ऐलान करती है कि उनकी यात्रा अबीज ट्रांजिट अथॉरिटी में शुरू हो चुकी है और यह ट्रेन कहीं नहीं रुकती। वो गायब आवाज उनसे कहती है कि अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अनाउंसमेंट को ध्यान से सुने। ग्लिच हो रही डिस्प्ले स्क्रीन को देखते हुए एक घबराया हुआ मेंबर पूछता है कि क्या यह कोई वीआर वाईआर गेम है। ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है जब सबको एहसास होता है कि वो कहीं और पहुंच चुके हैं और दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। कुछ लोग इसे नई टेक्नोलॉजी या कोई एस्केप रूम गेम समझने की भूल करते हैं, लेकिन सेलियम को खौफनाक सच पता था। यह कोई गेम या टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो दुखी होकर सोचता है कि एक मामूली सी जॉब एप्लीकेशन का ऐसा अंजाम होगा, किसी ने नहीं सोचा था। एक चमकता हुआ पोस्टर उनकी इस जानलेवा हालत का मजाक उड़ाता सा लगता है। बाकी मेंबर्स उलझन में इधर उधर भागते हैं। सेलियम अपने नए आईडी कार्ड को देखता है, जो उसे याद दिलाता है कि वो फील्ड एक्सप्लोरेशन टीम का हिस्सा है। उसे समझ आ जाता है कि वो एक जानलेवा गेम में फंस चुका है। तभी ट्रेन की स्क्रीन अगले स्टेशन का नाम दिखाती है, सौरो दुख। सौरो स्टेशन नाम सुनते ही उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हो जाता है। ठंडे दिमाग से हमारा हीरो समझ जाता है कि वो एक असली अर्बन लेजेंड, शहरी खौफनाक कहानी के अंदर कदम रख चुका है। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, अबीस ट्रांजिट अथॉरिटी में यात्रियों का स्वागत है। कहानी अतीत में जाती है, जहां एक थकी हुई ऑफिस वर्कर याद करती है कि घर लौटते वक्त वो बहुत थकी हुई थी। उसे याद आता है कि सबवे में उसकी आंख लग गई थी और वो अपने कपड़ों की धुलाई के बारे में सोच रही थी। बस एक पल के लिए आंख क्या लगी। जब वो उठी तो वो पूरी तरह से किसी अलग जगह पर थी। वो एक ऐसी ट्रेन में थी जो जानी पहचानी भी लग रही थी और अजीब भी। उसने सोचा वो कहाँ है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ग्लिच हो रही स्क्रीन पर स्टेशन का नाम अनपढ़ सा लग रहा था, जो बता रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वापस प्रेजेंट में सेलियम सही अंदाजा लगाता है कि डेड ड्रीम इंक इस खौफनाक कहानी का इस्तेमाल नए लोगों को बेरहमी से छांटने के लिए कर रही है। तभी ट्रेन का स्पीकर चालू होता है और अनाउंसमेंट होती है, अगला स्टेशन सौरो स्टेशन। एक ऑटोमेटेड आवाज उन सभी यात्रियों को उतरने को कहती है जिनकी आखिरी मंजिल सौरो स्टेशन है। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, एक आखिरी चेतावनी दी जाती है, दरवाजे 30 सेकंड में बंद हो जाएंगे और वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। खौफनाक नाम के बावजूद बाहर से स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। बाहर निकलने का रास्ता देखकर घबराए हुए मेंबर्स पूछने लगते हैं कि क्या वो यहां उतर सकते हैं। दरवाजे बंद होने का डर उन्हें ट्रेन छोड़ने पर मजबूर करता है। एक आदमी सबको समझाने की कोशिश करता है कि अजीब नाम के बावजूद स्टेशन बिल्कुल ठीक दिख रहा है। जैसे ही सब बाहर निकलने वाले होते हैं, सेलियम दरवाजे को पकड़ लेता है और उन्हें बाहर न जाने की सख्त चेतावनी देता है। वो उनसे सोचने को कहता है, पूरे कोरिया में सौरो नाम का स्टेशन कहाँ हो सकता है। लेकिन बहस गर्म होते ही कोई और शांत आवाज में बोलता है, एक्सक्यूज मी। एक गुस्से में भरा मेंबर सेलियम पर चिल्लाता है, अगर ट्रेन में रहने से हमारा नुकसान हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे। चश्मे वाला एक नवयुवक सेलियम का साथ देता है और मानता है कि उन्हें थोड़ा और इंतजार करके देखना चाहिए। लेकिन उनकी बहस ट्रेन के अनाउंसमेंट से रुक जाती है, दरवाजे बंद हो रहे हैं। यह सुनते ही लोगों में भगदड़ मच जाती है। ज्यादातर मेंबर्स बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह भागते हैं। भीड़ एक दूसरे को धक्का देती है। दरवाजे तेजी से बंद होते हैं और एक आदमी का चेहरा दरवाजे के बीच आ जाता है। जो लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे, वो ट्रेन में छूटे लोगों का मजाक उड़ाते हुए हाथ हिलाते हैं। ट्रेन में फंसा एक आदमी गुस्से में गाली देता है कि उसने उतरने का मौका गंवा दिया। वो सेलियम को घूरता है और उनकी इस हालत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। सेलियम शांति से उनके भागने के डर को समझता है, लेकिन वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। प्लेटफॉर्म पर डिजिटल डिस्प्ले पर बार बार एक ही शब्द चमकता है, गुड बाय। उतरे हुए लोग हंसते हैं कि ट्रेन वाले बेवकूफ पछताएंगे। एक आदमी शेखी बघाड़ता है कि रुकने वाले थोड़ी देर में फूट फूट कर रोएंगे। लेकिन उसकी यह शेखी तब धरी की धरी रह जाती है जब छत से एक रहस्यमयी काला लिक्विड तरल पदार्थ टपक कर उसके सिर पर गिरता है। एक आदमी खौफ से देखता है कि उस लिक्विड के गिरते ही दूसरे आदमी का शरीर पिघलने लगता है। वो डर के मारे ऊपर देखता है और चिल्लाता है, ये क्या है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, वो काला पदार्थ उसे भी निगलने लगता है। पूरे प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच जाती है। छत से काले गाढ़े लिक्विड की बारिश होने लगती है।
जो प्लेटफॉर्म की हर चीज और हर इंसान को पिघला देती है। एक मेंबर मदद के लिए चिल्लाता है क्योंकि उसका शरीर उस खौफनाक लिक्विड में घुलकर गायब हो रहा होता है। पूरा प्लेटफॉर्म चीखों और पिघलते मांस का मलबा बन जाता है। सेलियम ट्रेन के अंदर से यह खौफनाक मंजर देखता है। वो समझ जाता है कि गलत फैसला लेने वालों का अंत यही था। ट्रेन में बचे कुछ ही लोग सन्नाटे में लाल रोशनी के बीच सिर्फ देखते रह जाते हैं। ये भयानक कत्लेआम नए मेंबर्स के प्रोबेशन पीरियड की असली और खौफनाक शुरुआत थी। जानलेवा लिक्विड अब शांत हो चुके प्लेटफॉर्म पर फैलता रहता है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, बचे हुए मेंबर्स को खून से स्ने स्टेशन का आखिरी नज़ारा दिखता है और अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन अब रवाना हो रही है। सेलियम को इस दुनिया का बुनियादी नियम याद आता है। जिस कंपनी के लिए वो अब काम करता है, डेड ड्रीम इंक, वो असली भूतों की कहानियों के काले सच को संभालती है। उसे अब अच्छी तरह पता चल चुका था कि एम्प्लॉयज को इन कहानियों के अंदर सीधे मिशन पूरे करने के लिए भेजा जाता है। और जैसे ही ट्रेन सौरो स्टेशन से निकलती है, वो समझ जाता है कि नए मेंबर्स का यह जानलेवा टेस्ट इन्हीं कहानियों के अंदर हो रहा है। एक ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट गूंजती है, अगर आप जिंदा बचना चाहते हैं तो निर्देशों को ध्यान से सुने। जहां बाकी बचे लोग मौत का मंजर देखकर पागलों की तरह डर रहे थे, सेलियम शांति से बैठकर अपने सबसे बड़े फायदे के बारे में सोच रहा था। वो खुद को बाकी सबसे बहुत आगे मानता था, क्योंकि उसने इन भूतों की कहानियों से जुड़ी हर एक विकी विकी को पागलों की तरह पढ़ा था। फिर भी वो सोचता है कि क्या सिर्फ यह जानकारी उसे जिंदा रखने के लिए काफी होगी। इसके बाद वो आम कहानियों के उस सुपर पावर वाले हीरो के बारे में सोचता है, जिसे दुनिया का पहले से ज्ञान होता है और वो आगे चलकर शक्तिशाली चीजें हासिल करता है। वो काश ऐसा हीरो बन पाता, लेकिन उसे मानना पड़ता है कि एक बहुत बड़ी रुकावट उसे रोक रही है। अपने हाथों को घबराहट में भींचते हुए वो अपनी सबसे बड़ी कमी का सामना करता है। दुखद सच यह था कि इतनी जानकारी होने के बावजूद वो डरावनी चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका दिमाग फटने लगता है। वो एक डरपोक इंसान है जो भूतों की कहानियां सिर्फ तब पसंद करता है जब वो प्लेन टेक्स्ट, सिर्फ लिखे हुए शब्दों में हों। जैसे ही किसी डरावनी कहानी में फोटो या सीन दिखता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अक्सर बेहोश हो जाता है। उसे याद आता है कि डरावनी फोटो से बचने के लिए उसने क्या क्या किया था, विकी को सिर्फ टेक्स्ट मोड में पढ़ना और अपनी लिखी कहानियों में कभी फोटो न डालना। अपनी इस कायरता की यादों से परेशान होकर वो शर्म से अपना चेहरा ढक लेता है। फिर उसका ध्यान वापस आज पर आता है। उसे फील्ड एक्सप्लोरेशन टीम की वो खौफनाक विकी एंट्री याद आती है। एक बदनसीब ग्रुप जिसे सुसाइड स्क्वाड भी कहा जाता है। सुसाइड स्क्वाड शब्द उसके दिमाग में कौंधता है और उसका डर सच साबित होता है। भारी डर के साथ वो मान लेता है कि उसकी लंका लग चुकी है। ट्रेन के डिब्बे में सेलियम समेत अब सिर्फ 8 लोग बचे थे। तभी ट्रेन का सिस्टम बजता है। अगला स्टेशन खौफनाक, ग्रज ग्रज स्टेशन। थका हारा वो अपनी सीट पर लेट जाता है, आने वाले खतरे से डरते हुए। लेकिन जैसे ही वो मन ही मन सब कुछ खत्म होने की दुआ मांगता है, उसके हाथ से एक रहस्यमयी रोशनी चमकने लगती है। चौंक कर वो उठ बैठता है। उसके सामने एक अजीब चीज प्रकट होती है। ये वही रिकॉर्ड्स ऑफ डार्क एक्सप्लोरेशन का फर्स्ट प्राइज रियल गुड्स बॉक्स था, जो उसने इवेंट में जीता था। वो फटी आंखों से देखता है कि फैन इवेंट का वो प्राइज बॉक्स अचानक यहां कैसे आ गया। आसपास देखकर उसे एहसास होता है कि वो चमकता हुआ डिब्बा सिर्फ उसे ही दिख रहा है। बाकी डरे हुए मेंबर्स एक दूसरे को संभालने में लगे थे और उनका ध्यान इस तरफ नहीं था। शांत रहने का फैसला करते हुए वो सावधानी से डिब्बे को छूता है। जैसे ही डिब्बा खुलता है, एक ब्रांडेड पॉप सॉकेट जिस पर बड़ा सा एक्स लिखा था, तैरता हुआ उसकी तरफ आता है। वो उसे पकड़ लेता है। उलझन में वो सोचता है कि यह तो बस एक मामूली पॉप सॉकेट है, लेकिन वो पहचान जाता है कि यह सीरीज का ऑफिशियल मर्चेंडाइज है। अचानक मंजर बदलता है। वक्त पीछे जाता है, घड़ी की सुइयां उल्टी घूमती हैं। काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है और हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं। यह उसकी इस दुनिया में आने से कुछ घंटे पहले का वक्त है। रिकॉर्ड्स ऑफ डार्क एक्सप्लोरेशन के डरावने पॉप अप स्टोर में फैंस की भीड़ लगी है। दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान जैसे हॉरर थीम वाले डेकोरेशन फैंस को रोमांचित कर रहे हैं। और वहां हुडी और कैप पहने किम खड़ा है, एक सच्चा सुपर फैन। उसका शॉपिंग बास्केट सामान से भरा हुआ था।
लोग उसे सामान की मात्रा देखकर रीसेलर, ब्लैक में बेचने वाला समझ रहे थे, लेकिन वो तो बस एक सिरफिरा फैन था। वो मन ही मन इस इल्जाम पर हंसता है, यह जानते हुए कि उसने यहां आने के लिए काम से छुट्टी ली है। दरअसल वो पिछले हफ्ते भी आया था, लेकिन रूलेट गेम में हिस्सा लेने से शर्मा रहा था। एक कामकाजी वयस्क होने के नाते उसे बच्चों वाले गेम में जाने में झिझक हो रही थी। लेकिन एक हंसमुख स्टाफ मेंबर उसे बताती है कि आज इवेंट का आखिरी दिन है और उसे किस्मत आजमानी चाहिए। उसकी बात मानकर वो रूले मशीन की तरफ बढ़ता है। रूल आसान थे, बस बटन दबाकर घूमते हुए पहिए को रोकना था। सेलियम को लगता है कि उसे बस कोई मामूली पार्टिसिपेशन प्राइज मिलेगा। जैसे ही पहिया घूमता है, वो सोचता है कि 7वां इनाम शायद कोई नोटपैड होगा। लेकिन किस्मत ऐसा पलटा खाती है कि पहिया सीधे फर्स्ट प्राइज पर जाकर रुकता है। वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। स्टाफ मेंबर्स जश्न मनाने लगते हैं और उसे पहला इनाम जीतने की बधाई देते हैं। उसे वो रियल गुड्स बॉक्स दिया जाता है। फिर स्टाफ उसका नाम पूछता है ताकि उसका कस्टम सामान बनाया जा सके। मशीन से प्रिंट होकर एक चीज बाहर आती है, एक हुबहू बना हुआ डेड ड्रीम इंक का एम्प्लॉय आईडी कार्ड, जो उसे फील्ड एक्सप्लोरेशन टीम में असाइन करता है। स्टाफ मेंबर खुश होकर बताता है कि डेड ड्रीम इंक इस दुनिया की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक है। सेलियम मन ही मन सोचता है कि वो इस खौफनाक टीम के बारे में सब जानता है, जिसके मेंबर्स अजीब घटनाओं में मारे जाते हैं। वो मुस्कुराकर कार्ड ले लेता है और सोचता है कि इसे घर जाकर किसी दराज में फेंक देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने वो आईडी कार्ड छुआ, उसकी किस्मत पर ताला लग गया और एक काली ताकत ने उसे घेर लिया। उसे याद आता है कि अचानक उसे जोर का चक्कर आया था और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वापस प्रेजेंट में वो पॉप सॉकेट को कसकर पकड़ता है। उसे एहसास होता है कि उस चक्कर के बाद ही वो इस दुनिया में उठा था। तभी एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है। वो पॉप सॉकेट एक डी रैंक आइटम था, जो उसकी यादों में छिपे ज्ञान को उसके फोन की स्क्रीन पर साफ टेक्स्ट के रूप में दिखा सकता था। इस कमाल के आइटम को देखते ही वो तुरंत उसे अपने फोन के पीछे चिपका देता है। फोन पर रिकॉर्ड्स ऑफ डार्क एक्सप्लोरेशन का सर्च इंजन खुल जाता है। वो इस वक्त वाले भूतिया खेल के बारे में सर्च करता है और देखकर खुश हो जाता है कि यह काम कर रहा है। पूरी फाइल सामने आ जाती है। जो बातें उसे धुंधली याद थीं, अब फोन पर एक एक शब्द साफ लिखा हुआ था। सैकड़ों कहानियों और बचने के तरीकों को ऐसे याद रखना नामुमकिन था। लेकिन इस नए टूल से उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। वो फोन पर तेजी से टाइप करता है ताकि पिछले मामलों में लोग कैसे बचे थे यह ढूंढ सके। सर्च करते ही डेटा की बाढ़ आ जाती है, जो उसे जिंदा बचने की चाबी दे देती है। डेटा चेक करने के बाद वो समझ जाता है कि अब क्या करना है। जैसे ही ट्रेन ग्रज स्टेशन पर पहुंचने का ऐलान करती है, उसे अंदाजा हो जाता है कि उन्हें कहां उतरना है। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आती है, जो उसके चेहरे की खुशी छीन लेती है। एक महिला मेंबर अपना फोन चेक करते हुए रोती है कि नेटवर्क या डेटा नहीं आ रहा है। अब सेलियम के सामने चुनौती यह थी कि वो इन डरे हुए, एक दूसरे पर शक करने वाले लोगों को सही स्टेशन पर उतरने के लिए कैसे मनाए। बंद दरवाजों को देखते हुए वो जानता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ बाहर ले जाना होगा। वो खुद को साफ करता है कि ऐसा वो कोई हीरो बनने के लिए नहीं कर रहा है। असली वजह यह है कि वो इतना डरपोक है कि इस भूतिया स्टेशन पर अकेले उतरने की उसकी हिम्मत ही नहीं है। वो कल्पना करता है कि बाहर आंखों का खौफनाक ढेर हुआ तो क्या होगा। अगर वो अकेला गया तो डर के मारे बेहोश हो जाएगा और मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए अपने डर पर काबू पाते हुए वो फैसला करता है कि उसे किसी भी तरह इन लोगों को अपने साथ ले जाना ही होगा। मददगार ढूंढने के लिए किम सोचता है कि फालतू भूतिया बातों की जगह पहले लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। वो भीड़ की मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी का इस्तेमाल करके पहले एक दो खास लोगों को मनाने की सोचता है। वो डिब्बे में ऐसे इंसान को ढूंढता है जो उसकी बात सुन सके। तभी उसके कान खड़े होते हैं। एक औरत बुदबुदा रही थी कि यह सब किसी भूतों की कहानी जैसा लग रहा है। वो तुरंत पहचान जाता है, यह गो यंग गन थी, वही फैन जो उसे पॉप अप स्टोर पर मिली थी। सेलियम उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने अभी भूतों की कहानी का जिक्र किया।
घबराकर वो बताती है कि यह सब देखकर उसे उस यूट्यूब स्टोरी की याद आ गई जो वो देखती थी। सेलियम उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि उन्हें आपस में जानकारी शेयर करनी चाहिए। गो यंग गन बताना शुरू करती है कि कैसे वो ऑडिटोरियम से अचानक ट्रेन में आ गए। लेकिन बोलते बोलते बाकी लोगों की दर्दनाक मौत की याद आते ही उसकी आवाज कांपने लगती है। वो अपनी हालत के लिए माफी मांगती है। वेजवी की बीएम में काम, जबकि सेलियम चुपचाप उसकी बात सुनता है। सेलियम उसे दिलासा देता है कि उसकी भी हालत खराब है और इस बेतुकी जगह पर उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा। बाहर से शांत दिखने वाला सेलियम अंदर से इतने तनाव में था कि उसे लग रहा था उल्टी हो जाएगी। लड़की माहौल हल्का करने के लिए मजाक करती है कि वो सबसे शांत दिख रहा है, जिस पर सेलियम सूखा सा जवाब देता है, तुमने अभी मुझे बेहोश होते नहीं देखा है। तभी उनकी बात रुकती है जब बाक सा हुन उनके पास आता है और अपना परिचय देता है। वो सेलियम से पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो ऑडिटोरियम में उसके बगल में बैठा था। सेलियम दिमाग पर जोर डालता है और धुंधला सा याद आता है। फिर बाक सा हुन सीधे मुद्दे पर आता है और तीखी नजरों से पूछता है, तुम्हें यह जानकारी से भरा फोन कहां से मिला? इससे पहले कि सेलियम कुछ समझिए, वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है, मैं बाक्सा हुन हूं। यह नाम सुनते ही सेलियम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि उसके सामने इस कहानी का एक मुख्य किरदार, नेम्ड कैरेक्टर खड़ा है। अपने फोन में चेक करने पर कंफर्म होता है बाक्सा हुन एक होने वाला सेक्शन चीफ जिसने 106 सफल मिशन पूरे किए हैं। विकी में उसका खौफनाक नाम लिखा था, वाइपर, नाग। सेलियम उस मुस्कुराते आदमी को देखता है और सोचता है कि यह दो मुंहा सांप अंदर से कितना खतरनाक है। तभी वो लड़की अपना नाम बताती है, गो यंग गन। यह नाम सेलियम की फैन नॉलेज में कहीं नहीं था। उसके दिमाग में दो ही बातें आती हैं, या तो यह लड़की इतनी काबिल थी कि काम खत्म करके चुपचाप निकल गई, या फिर इसकी बहुत जल्द गुमनाम मौत हो गई थी। इस नए नाम से सेलियम थोड़ा असहज हो जाता है। अपने विचारों को साइड में रखकर सेलियम उन दोनों से हाथ मिलाता है। दूसरी तरफ ट्रेन के बाकी लोग अलग अलग गुटों में बंट रहे थे और एक दूसरे पर शक कर रहे थे। गो यंग गन देखती है कि एक ग्रुप दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलियम जानता है कि यह बेकार है। इस खेल के नियम डिब्बा बदलने की इजाजत नहीं देते। तभी अगला स्टेशन आता है, रैप्चर स्टेशन, परमानंद। बाकी लोग नाम सुनकर खुश होते हैं और उतरने की सोचते हैं, लेकिन सेलियम तुरंत मना कर देता है। उसे याद था कि स्टेशनों के नाम हमेशा एक छलावा होते हैं और हर बार उनका थीम बदल जाता है। रंगों के नाम वाले स्टेशन, शरीर के अंगों वाले स्टेशन या सालों के नाम वाले स्टेशन, सब जानलेवा जाल होते हैं। 56 दर्ज मामलों के आधार पर उसे पता था कि अच्छे नाम वाले स्टेशन का बचने से कोई लेना देना नहीं होता। बाहर से स्टेशन कितना भी सुंदर दिख रहा हो, वो एक डेथ ट्रैप था। जैसे ही लोग उतरने लगते हैं, सेलियम आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लेता है। वो चिल्लाकर पूछता है, क्या तुम लोगों को यकीन है कि बाहर जाना सुरक्षित है? किसी भी हॉरर स्टोरी में क्या बिना सोचे समझे किस्मत के भरोसे रहने वाला कभी बचा है? एक गुस्साया मेंबर उस पर झपटता है, हट जाओ रास्ते से, वरना हम मौका गंवा देंगे। सेलियम आत्मविश्वास से कहता है, मेरे पास सबूत है। असली सुराग ट्रेन के अनाउंसमेंट में छुपा था। उसकी बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। वो याद दिलाता है कि पहली अनाउंसमेंट में कहा गया था, ट्रेन रुकती नहीं है, निर्देशों को ध्यान से सुने। वो समझाता है कि अनाउंसमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनकी आखिरी मंजिल यह स्टेशन है। वो पूछता है, क्या तुम में से किसी की आखिरी मंजिल रैप्चर, परमानंद है? एक औरत बहाना बनाती है, लेकिन सेलियम के सीधे सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो औरत चिल्लाती है, अगर हम फंसे रहे तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? सेलियम उसकी आंखों में आंखें डालकर शांत आवाज में कहता है, हां, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बोली, दरवाजे बंद हो जाते हैं और सेलियम राहत की सांस लेता है कि उसने उन्हें रोक लिया। लेकिन तभी एक आदमी चिल्लाता है, आगे वाले डिब्बे के लोग उतर गए। गोयंग गन पूछती है कि क्या वो ठीक रहेंगे। सेलियम खौफनाक मंजर देखने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। बाहर प्लेटफॉर्म पर उतरे लोग जश्न मना रहे होते हैं। अचानक फर्श से उबला हुआ पिघला सोना, मोल्टन गोल्ड, बाहर निकलता है। चीखों से पूरा स्टेशन गूंज उठता है। वो चमकदार सोना लोगों को जिंदा पिघलाने लगता है। लोग तड़प तड़प कर उस सोने के दलदल में समा जाते हैं। एक ही पल में पूरा ग्रुप पिघल कर खत्म हो जाता है।
इसके बाद शांति से अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन रवाना हो रही है। ट्रेन के अंदर बचे लोग सदमे में पत्थर बन जाते हैं। एक डरा हुआ मेंबर सेलियम का सूट पकड़कर कांपते हुए याद दिलाता है, तुमने जिम्मेदारी ली थी, बताओ हम कहां बचें। सेलियम अपने डर को छुपाकर कहता है, हाँ, मैं बचाऊंगा। लेकिन अंदर से उसके पैर कांप रहे थे। वाइपर बाक्सा हुन मुस्कुराते हुए सेलियम के पास आता है और उसे सर कहकर उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करता है। सेलियम उससे पूछता है कि क्या उसे किसी स्टेशन का अंदाजा है, लेकिन हुन मना कर देता है। सेलियम सोचता है कि इतने बड़े खिलाड़ी को कुछ न पता होना अजीब है, इसलिए उस पर नजर रखने का फैसला करता है। तभी अनाउंसमेंट होती है, आगे मोड़ है, सभी यात्री अपनी सीट पर बैठ जाएं। सेलियम तुरंत अपने साथियों को बैठने को कहता है, लेकिन दूसरा ग्रुप इस चेतावनी को नजरअंदाज करके आपस में लड़ने लगता है। सेलियम उन्हें चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी थी। तेजी से मुड़ती ट्रेन में खड़े लोग पागलों की तरह दीवारों से टकराते हैं और उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। अनाउंसमेंट फिर से बजती है, अब आप खड़े हो सकते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। बचे हुए लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। एक लड़की रोने लगती है। सेलियम समझ जाता है कि अनाउंसमेंट ही उनकी इकलौती जीवन रेखा है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो। तभी एक और भयानक अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन में एक खोया हुआ सामान मिला है। जिस किसी का यह सामान है, वो अगले स्टेशन पर उतर जाए। सेलियम की आंखें फटी रह जाती हैं। उसे याद आता है कि यह विकी का एक सीक्रेट रास्ता है। खोया हुआ सामान जिसके पास होगा, वो अकेला बच सकता है। अनाउंसमेंट में सामान की डिटेल बताई जाती है, 20 साल के आसपास के टाइप, अब ब्लड ग्रुप वाले पुरुष की बाईं आंख। सेलियम अपने फोन में चेक करता है, यह खोया हुआ सामान एक 100% अकेले बचने का टिकट था। सेलियम खुद इस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठता था। वो सोचता है कि क्या यह बात सबको बता दे, लेकिन एक इंसान के बचने की बात से ग्रुप में कत्लेआम मच जाएगा। इसलिए जब लोग एक दूसरे से ब्लड ग्रुप पूछने लगते हैं, तो सेलियम झूठ बोल देता है कि उसका ब्लड ग्रुप एब है। लेकिन तभी एक दूसरा मेंबर खुशी से चिल्लाता है, मेरा एज और टाइप अब ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है। अगला स्टेशन आता है, एंगर स्टेशन, क्रोध। साहुन के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आती है। वो उस मेंबर के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम सच में टाइप ए हो? जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, हुन बेहद ठंडे अंदाज में कहता है, बहुत बुरा हुआ, और अपने फोन को उस आदमी की आंख में इतनी जोर से घोंप देता है कि उसकी आंख बाहर निकल आती है। पूरी ट्रेन सन्नाटे में चीख उठती है। घायल आदमी फर्श पर तड़पने लगता है। लोग साहुन पर चिल्लाते हैं। साहुन दरिंदगी से मुस्कुराते हुए कहता है, जब बचने का रास्ता सामने है, तो तुम बेवकूफों की तरह इंतजार क्यों कर रहे हो? सेलियम को अनाउंसमेंट के शब्द याद आते हैं, जिस किसी को खोया हुआ सामान मिला हो। सा हुन ने इस लाइन का गलत मतलब निकाला था। सा हुन अपनी खुद की बाईं आंख को उखाड़कर उस घायल आदमी की आंख से मैच करता है और उतरने लगता है। सेलियम समझ जाता है कि सा हुन वही खौफनाक वाइपर है, लेकिन सा हुन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत ही नहीं थी। सेलियम ट्रेन की एक वेंट के पास जाता है। खोया हुआ सामान का मतलब था जो किसी और का खोया हो। वो वेंट से एक छोटी सी शीशी निकालता है, जिसमें एक प्रिजर्व की हुई आंख रखी थी, जिस पर लिखा था टाइप ए, फीमेल, बीसिस। यह एक हिडन गेम था, खुद को पंगु बनाने का खेल नहीं। बाहर प्लेटफॉर्म पर साहुन जैसे ही जाता है, स्क्रीन पर मैसेज आता है, स्टाफ मेंबर आपकी मदद करेंगे। फिर स्क्रीन पर सैकड़ों सुइयां निकलती हैं और साहुन के शरीर में घोंप दी जाती हैं। हुन की दर्दनाक चीखें ट्रेन तक सुनाई देती हैं। मदद के नाम पर उसका खौफनाक टॉर्चर होता है, हालांकि वो बच जाता है। ट्रेन आगे बढ़ती है। अगला स्टेशन, हेट्रेड स्टेशन, नफरत। अब सब सेलियम को ही अपना मसीहा मान रहे थे। गो यंग, गन, उससे कहती है कि उस पर बहुत दबाव है। सेलियम अंदर से डर रहा था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, अंतिम मंजिल क्या है? लड़की कहती है, क्या हमारी मंजिल मौत है? सेलियम विचार करता है और फिर उससे एक गहरा सवाल पूछता है, मंजिल क्या होती है? ट्रेन पीस स्टेशन, शांति की तरफ बढ़ रही थी। सेलियम समझाता है, मंजिल वो चीज होती है जिसे पाना हमारा मकसद हो, या जिसकी हमारे पास कमी हो। उसे याद आता है कि नीले स्टेशन पर वो लोग बचे थे जिनके पास नीला सामान नहीं था। इमोशंस, भावनाओं वाले इस थीम में उन्हें उस स्टेशन पर उतरना होगा
जिस भावना की उनके अंदर सबसे ज्यादा कमी है। तायप्योंग स्टेशन का मतलब होता है शांति, बिना किसी चिंता की स्थिति। सेलियम घोषणा करता है, यह हमारा स्टेशन है, हम सब यहां उतरेंगे। वो समझाता है कि इस खौफनाक नरक में शांति ही एक ऐसी भावना है जो इस वक्त किसी भी इंसान के दिल में नहीं हो सकती। इसीलिए पीस स्टेशन ही सही जवाब है। वो घायल मेंबर को सहारा देता है। लेकिन जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, तायप्योंग स्टेशन का प्लेटफॉर्म खून की नदियों से भरा दिखता है। सब डर से कांपने लगते हैं। सेलियम भी अंदर से घबरा जाता है कि क्या उसने सबको गलत जगह लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन तभी गोयंग गन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आप ही अकेले हैं जो शांत रहे हैं। मैं आप पर भरोसा करती हूं। और वो सबसे पहले खून से स्ने प्लेटफॉर्म पर कदम रख देती है। घायल मेंबर भी मुस्कुराकर कहता है, मुझे भी आप पर भरोसा है। लोगों के भरोसे को देखकर सेलियम हिम्मत जुटाता है और कहता है, आंखें बंद कर लो और सिर्फ ऊपर की तरफ महसूस करो। जैसे ही सब बाहर कदम रखते हैं, वो अचानक हवा में तैरने लगते हैं और धड़ाम से वापस उसी ऑडिटोरियम में आ गिरते हैं। होस्ट ताली बजाकर चिल्लाता है, बधाई हो। सेलियम गिनती करता है उसके ग्रुप के सभी 7 लोग और वो खुद यानी 8 लोग जिंदा बच गए थे। होस्ट खुशी से पागल हो जाता है। कुल 22 लोग बचे हैं। डेड ड्रीम इंक के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। होस्ट सीलियम पर स्पॉटलाइट डालता है और उसे इस बैच का टॉप रिक्रूट घोषित करता है और एक गिफ्ट बैग देता है। होस्ट उसके कान में फुसफुसाता है, गिफ्ट के अंदर ध्यान से देखना। लेकिन तभी एक लड़की चिल्लाती है, यह नाइंसाफी है। कुछ लोगों ने मेहनत नहीं की और मुफ्त में बच गए। होस्ट हंसता है, सही कहा, मुफ्तखोरों को हम बर्दाश्त नहीं करते। और अचानक शिकायत करने वाले और कुछ अन्य मेंबर्स रंग बिरंगे कीचड़ ऊज में पिघलकर खत्म होने लगते हैं। आंखों के सामने हुए इस कत्लेआम से सब सहम जाते हैं। अब सिर्फ 13 लोग बचे थे। एक लड़की तुरंत इस्तीफा देने की मांग करती है। होस्ट मुस्कुराकर कहता है, इस्तीफा देने से पहले कंपनी के फायदे तो सुन लो। फिर वो कंपनी का सबसे बड़ा इनाम दिखाता है, विश कूपन। होस्ट शीशी खोलता है और एक चमकदार रोशनी के बाद अपनी पुरानी और शानदार ड्रेस में आ जाता है। वो दिखाता है कि विश कूपन से वक्त को भी पीछे मोड़ा जा सकता है और दुनिया की कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। एक मेंबर पूछती है, क्या यह मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है? होस्ट चिल्लाकर कहता है, हाँ, विश कूपन बिना किसी शर्त के हर इच्छा पूरी करता है। अब होस्ट अंतिम विकल्प देता है, नौकरी छोड़ो और सब भूल जाओ या मास्क पहनकर कंपनी में शामिल हो जाओ। सेलियम अपने बैग से मास्क निकालता है। उसे पता था कि इस्तीफा दिया तो वो इस दुनिया में एक फालतू किरदार बनकर मारा जाएगा। अगर जिंदा रहना है और इस दुनिया से वापस अपने घर जाना है तो उसे विश कूपन हासिल करना ही होगा। सब लोग लालच और मजबूरी में मास्क पहनने लगते हैं। सेलियम जैसे ही मास्क अपने चेहरे पर लगाता है, वो जादुई रूप से बदल जाता है। उसमें हिरण के सींग, डियर एंटलर्स, निकल आते हैं। गो यंग गन को बकरी वाला मास्क मिलता है। मास्क पहनते ही सिस्टम मैसेज आता है, फील्ड एक्सप्लोरेशन टीम में आपका स्वागत है। तभी सेलियम के फोन पर मैसेज आता है, न्यू गुड्स अनलॉक। वो घर जाकर इसे चेक करने का सोचता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस नई दुनिया में उसका कोई घर ही नहीं है। उसकी पुरानी पूरी पहचान मिट चुकी थी। लाचार होकर वो कंपनी की तरफ से मिलने वाले रूम, हाउसिंग सपोर्ट को स्वीकार कर लेता है। गो यंग गन भी उसी बिल्डिंग में शिफ्ट होती है। लेकिन जैसे ही सेलियम अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसका रूममेट कोई और नहीं बल्कि खौफनाक बाक्सा हुन वाइपर था। सा हुन की आंख पर पट्टी बंधी थी। साहुन से बचने के लिए सेलियम अपनी सबसे खौफनाक और साइको सनकी वाली एक्टिंग शुरू कर देता है। वो सा हुन के कंधे पर हाथ रखकर दरिंदगी से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी आंख निकालने वाला सीन देखकर मजा आ गया। क्या डोपामाइन रश था। उम्मीद है हम साथ काम करेंगे ताकि मुझे ऐसा ड्रामा और देखने को मिले। सा हुन डर के मारे हक्का बक्का रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसका रूममेट पूरी तरह से पागल है। सेलियम अंदर ही अंदर खुश होता है कि उसका यह पैंतरा काम कर गया और अब सा हुन नींद में उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने कमरे में जाकर सेलियम चैन की सांस लेता है। कंपनी की तरफ से उसे लग्जरी सुविधाएं और एक डायरी मिली थी। डायरी खोलने पर पिछले साल के वर्कर का खून से लिखा मैसेज मिलता है, भाग जाओ। सेलियम मुस्कुराकर सोचता है, अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपना जादुई नोटपैड खोलता है।
उसमें से एक नया आइटम निकलता है। स्माइल स्टिकर्स, स्माइल स्टिकर्स। यह स्टिकर किसी पर भी चिपकाने से वो इंसान आपके प्रति नरम हो जाता है। उस रात वह आराम करने की कोशिश करता है। बिस्तर पर लेटे हुए वह बस अपनी नई जॉब के बारे में सोच रहा था, जो अगले हफ्ते शुरू होने वाली थी। उसे लग रहा था कि फिलहाल सबसे मुश्किल दौर खत्म हो चुका है। लेकिन सच तो यह था कि असली खौफ और टेरर अभी बस शुरुआत कर रहे थे। वह अपनी आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करता है। आखिर एक ही दिन में उसके साथ इतना कुछ हो चुका था कि उसका दिमाग पूरी तरह थक गया था। लेकिन आराम करने की उसकी कोशिश ज्यादा देर तक सफल नहीं हो पाती। कुछ ही देर में उस मिस्टीरियस कॉरपोरेशन से जुड़ा एक डरावना नाइटमेयर उसकी नींद को बेचैन कर देता है। अगली सुबह कंपनी की विशाल और आधुनिक बिल्डिंग सूरज की रोशनी में चमकती हुई दिखाई देती है। उसी दौरान भूरे बालों वाली कोलीग चिंतित चेहरे के साथ उसके पास आती है और पूछती है, आर यू ऑल राइट टुडे? वो ध्यान से उसे देखती है और तुरंत महसूस कर लेती है कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर वह दोबारा पूछती है, डिडंट स्लीप लास्ट नाइट? जवान लड़का मान लेता है कि वह काफी टायर्ड है, लेकिन इसके बावजूद वह उसे भरोसा दिलाता है कि वीकेंड के उन अजीब नाइटमेयर्स के बाद भी वह ठीक है। इसके बाद दोनों एलिवेटर में साथ सफर करते हैं। बातों बातों में लड़की बताती है कि उसे 10वें फ्लोर पर उतरना है। तभी लड़का जिक्र करता है कि फील्ड एक्सप्लोरेशन टीम का विभाग 10वें से 15वें फ्लोर तक फैला हुआ है। कुछ ही देर बाद एलिवेटर 13वें फ्लोर पर रुकती है। अपना हीरो बाहर निकलते हुए मन ही मन सोचता है कि यह नंबर अपने आप में किसी बैड वुमन जैसा महसूस होता है। वह आगे बढ़कर intergay.com दबाता है और सोचने लगता है कि क्या यही जगह उसके ग्रुप का नया ठिकाना है। तभी दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक नीले बालों वाली लड़की अपने को वर्कर के साथ बातचीत कर रही थी। भूरे बालों वाला लड़का नए चेहरे को देखते ही उसकी मौजूदगी नोटिस कर लेता है। फिर वह पूरे उत्साह के साथ उसका स्वागत करता है। अपना हीरो भी विनम्रता से झुककर अभिवादन करता है और खुद को उस खतरनाक ग्रुप डी का सबसे नया सदस्य बताता है। उसी समय नीले बालों वाली असिस्टेंट के पास खड़ा एक शख्स अपना परिचय पार्क मिनियांग के रूप में देता है। यह देखकर प्रोटागोनिस्ट राहत की सांस लेता है। कम से कम उसके साथ किसी तरह का मिसट्रीटमेंट तो नहीं हुआ था। हालांकि जल्द ही उसे पता चलता है कि इस ग्रुप की रेपुटेशन खास अच्छी नहीं है। फिर भी वहां मौजूद वेट्स दोस्ताना अंदाज में उससे बातचीत शुरू करते हैं ताकि शुरुआती झिझक दूर हो सके। अपना हीरो आसपास का माहौल ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ता है। विशाल बिल्डिंग को देखकर उसके मन में एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या उसे सच में रिसाइन कर देना चाहिए। लेकिन तभी उसके नए सुपीरियर्स उसका स्वागत करते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि यह सीक्रेट एरिया आखिर काम कैसे करता है। यूं अजय नाम की नीले बालों वाली लड़की हल्की सी सरकास्टिक स्माइल के साथ उसका स्वागत करती है। वहीं पार्क मिनियांग भी खुद को एक अनुभवी सदस्य बताते हुए औपचारिक रूप से परिचय देता है। इसके बाद न्यू हायर भी शालीनता से अपना नाम बताता है। लेकिन तभी वेटर्न्स हंसते हुए उससे कहते हैं कि फॉर्मेलिटी वेरी लेस। नीले बालों वाली लड़की तुरंत मजाकिया अंदाज में तंज कसती है कि शायद प्रमोशन मिलने से पहले ही वह दुनिया छोड़ देगा। उसकी बात सुनकर प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है कि शायद हार मान लेना आसान होता। लेकिन वह जानता था कि यह अर्बन लेजेंड्स केवल इस जगह तक सीमित नहीं है, वे हर तरफ मौजूद हैं। इसी बीच एक वेटरन उसकी तारीफ करते हुए बताता है कि यह लड़का रूकी एंट्रेंस एग्जाम में पहले स्थान पर आया था। तभी भूरे बालों वाला सदस्य घोषणा करता है कि टीम लीडर फिलहाल एक मिशन पर गया हुआ है। फिर वह न्यूड कमर को आराम से बैठने के लिए कहता है। लेकिन उसी पल कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। लिविंग रूम की टेबल पर रखा एक पुराना रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। बाहर तेज आप से डेल के 3 कियो पर आप आक्सान करने वाला बारिश हो रही थी। फिर भी वह डिवाइस एकदम शांत स्वर में ट्रैफिक रिपोर्ट प्रसारित करना शुरू कर देता है और उसकी आवाज सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे गंभीर हो जाते हैं। वो तुरंत नोटिस करता है कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कई ड्राइवर्स आपस में बहस कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रेडियो लगातार साफ और सुहावने मौसम की फोरकास्ट सुना रहा था। यहीं पर लड़के को समझ आ जाता है कि इस अजीब वेदर रिपोर्ट का असली दुनिया से कोई संबंध नहीं है, बस एक नज़र में ही वह सही।
निष्कर्ष निकाल लेता है कि उसके सामने रखा वो पुराना रेडियो खुद एक अर्बन लेजेंड है। उसकी बात सुनते ही उसका सुपीरियर तुरंत रेडियो बंद कर देता है। साथ ही न्यू रिक्रूट की तेज समझ देखकर वह काफी इम्प्रेस्ड भी हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए उसकी क्विक थिंकिंग की तारीफ करता है, क्लेवर लाइक अ घोस्ट। इसके बाद वह समझाता है कि यह रहस्यमयी रेडियो दरअसल एक लो लेवल एनॉमली है, जो लोगों की किस्मत या आने वाली घटनाओं के संकेत दे सकता है। अपना प्रोटैगोनिस्ट बिना कुछ बोले पूरी बात ध्यान से सुनता रहता है, जबकि उसके चेहरे पर वही शांत और गंभीर भाव बने रहते हैं। तभी उसका एक कोलीग मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ उंगली करके पूछता है, फाइंडिंग दिस कन्वर्सेशन बिझार। फिर वह उसके हाथ में एक मॉडर्न टैबलेट थमा देता है और एक वीडियो देखने को कहता है। जैसे ही डिवाइस चालू होती है, उसकी स्क्रीन पर स्टैटिक की आवाज गूंजने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद कंपनी का एक ट्रेनिंग वीडियो चलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले डिस्प्ले पर एक ऑफिशियल टाइटल दिखाई देता है, जिससे साफ पता चल जाता है कि यह नए कर्मचारियों के लिए बनाया गया इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद कॉरपोरेशन के रंग बिरंगे मैस्कॉट एनिमल स्क्रीन पर आते हैं और दर्शकों का स्वागत करते हैं। फिर दो एनिमेटेड कैरेक्टर्स सामने आते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका विस्तार से समझाने लगते हैं। वीडियो के मुताबिक यह कंपनी कई तरह के चमत्कारी क्यूरस और विशेष पोशंस विकसित करती है। इसके बाद मैस्कॉट्स बताते हैं कि जिन सुपर नेचुरल फिनोमिना और अर्बन लेजेंड्स को लोग केवल कहानियां समझते थे, वे अब वास्तविकता बन चुके हैं। एनिमेशन में कई मशहूर मिथ्स और लेजेंड्स के उदाहरण भी दिखाए जाते हैं, जैसे लेजेंड ऑफ द फैन और घोस्ट फ्लोर्स। तभी वीडियोस लाल मास्क वाले भयानक क्रिएचर की झलक दिखाती है और खुलासा करती है कि वह भी इन्हीं एनोमलीज में से एक है। इसके साथ ही नरेशन बताती है कि यही रहस्यमयी कॉरपोरेशन इन खतरनाक एंटिटीज को नियंत्रित और प्रबंधित करती है। वह इन क्रिएचर्स से एक विशेष स्पिरिचुअल ड्यू निकालते हैं, जिसका उपयोग उस मशहूर विशिंग पोर्शन को बनाने में किया जाता है। मैस्कॉट समझाते हैं कि यही स्पिरिचुअल ड्यू उनकी दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स है। इसके बाद एनिमेशन में कई कॉम्बैट पपेट्स और फाइटर्स जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें एक विशेष स्क्वाड कहा जाता है। वीडियो के अंतिम हिस्से में दिखाया जाता है कि कैसे बहादुर एक्सप्लोरर्स और वॉरियर्स खतरनाक मिशनंस के दौरान मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। फिर खुलासा होता है कि इन अभियानों का असली उद्देश्य उन एनोमलीज से नाइटमेयर ड्यू इकट्ठा करना है। अपना हीरो पूरी रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखता रहता है और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि यह कंपनी अपने भयावह कामों को छिपाने के लिए कितने सभ्य और आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करती है। असलियत में यह संगठन उन खतरनाक एनॉमलीज से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके जादुई पोर्शंस तैयार करता है और उन्हें बाजार में बेचता है। रिकॉर्डिंग आगे बताती है कि उन्हीं एनॉमलीज से निकाली गई ड्यू इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, और इसी के साथ लड़के को महसूस होने लगता है कि वह जिस दुनिया में कदम रख चुका है, उसकी सच्चाई उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा अंधेरी और खतरनाक है। नैरेटर एक दिलचस्प सवाल पूछता है कि आखिर वह कौन लोग हैं जो इन विश ग्रांटिंग पोर्शंस को खरीदने की हैसियत रखते हैं। इसके जवाब में वीडियो खुलासा करती है कि इनके सबसे बड़े क्लाइंट्स अमीर पॉलिटिशियंस, बड़े बिजनेस फिगर्स और समाज के प्रभावशाली लोग हैं। आखिर में मैस्कॉट्स मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दुनिया का भविष्य पूरी तरह एक्सप्लोरेशन टीम्स के साहस और मेहनत पर टिका हुआ है। इसी के साथ रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाती है। वीडियो खत्म होते ही भूरे बालों वाला सुपरवाइजर मुस्कुराकर पूछता है, लाइक द वीडियो? इसके बाद वह न्यू रिक्रूट को थोड़ा सहज महसूस कराने की कोशिश करता है। वह समझाता है कि लगभग हर मॉन्स्टर और एनॉमली के लिए गाइड बुक्स और रिस्पॉन्स मैनुअल्स मौजूद हैं। फिर हंसते हुए बताता है कि कंपनी के कर्मचारी आधिकारिक नामों की जगह अक्सर सीक्रेट निकनेम्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि बातें कम बोझिल लगे। अपना हीरो बिना कुछ कहे पूरी बात सुनता रहता है। फिर वह टैबलेट को एक तरफ रख देता है और अपने पहले असाइनमेंट के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगता है। लेकिन तभी वो वेटरन अचानक उत्साह से भरी मुस्कान के साथ पूछता है, रेडी फॉर फर्स्ट मिशन? यह सुनते ही काले बालों वाला लड़का कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि नौकरी के फर्स्ट डे पर ही उसे किसी खतरनाक एक्सप्लोरेशन मिशन पर भेजा जा रहा है। उसके लिए यह पूरी बात किसी पागलपन से कम नहीं थी। लेकिन
बॉस बड़े आराम से घोषणा कर देता है कि इस रूकी का पहला मिशन आज दोपहर ही शुरू होगा। उधर नीले बालों वाली असिस्टेंट हमेशा की तरह शांत बनी रहती है। वो लड़के को उसका ड्यू कलेक्टर थमा देती है। अपना हीरो उस डिवाइस को ध्यान से जांचता है। उसे अच्छी तरह पता था कि इस तरह के महत्वपूर्ण इक्विपमेंट को खो देना भारी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसके बाद लड़की गंभीर स्वर में उसे चेतावनी देती है कि मिशन पर जाने से पहले उसे हर हाल में मास्क पहनने की आदत डालनी होगी। फिर वह उससे उसका पर्सनलाइज मास्क दिखाने के लिए कहती है। लड़का बिना कुछ बोले अपने डार्क हॉर्न्स वाला मास्क सामने कर देता है। यह देखकर दोनों वेट्स कुछ देर तक उन अजीब हॉर्न्स को गौर से देखते रहते हैं। वे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह किस एनिमल का प्रतीक है। कुछ देर बाद बात मजाक मजाक में एक साधारण डियर की ताकत और विशेषताओं तक पहुंच जाती है। फिर नीले बालों वाली लड़की बातचीत समाप्त करते हुए न्यूट कमर से कहती है, लुक एट द स्क्रीन। अपना प्रोटैगोनिस्ट सामने लगी स्क्रीन की तरफ देखता है। वहां एक मिशन पोस्ट दिखाई दे रही थी। उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति एक खास चैलेंज पूरा करेगा उसे $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। लेकिन असली चुनौती इनाम से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसे एक मार्केट एरिया में मौजूद मॉन्सर के साथ पूरे 3 दिन तक टैग खेलना था। पोस्ट में उस क्रिएचर की एक धुंधली इमेज भी दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही अपने हीरो के चेहरे पर तनाव साफ नजर आने लगता है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि यह मामला एक अबंडेंट कन्वीनियंस स्टोर से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके मन में तुरंत सवाल उठता है, वाई शो मी दिस? और तभी उसकी विजन अचानक धुंधली होने लगती है। आसपास का पूरा एनवायरनमेंट काली रुकावटों और अजीब इंटरफेरेंस से ढकने लगता है। दूर कहीं से उसे उस विटन की आवाज सुनाई देती है। आवाज में वही पुरानी बेफिक्री थी, जस्ट हैव फन डूड। अगले ही पल उसके चारों तरफ की दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगती है। दीवारें, फर्नीचर, लोग, सब कुछ उसकी आंखों के सामने गायब होने लगता है। और तब प्रोटैगोनिस्ट को आखिरकार एहसास होता है कि उसे उसके पहले एक्सप्लोरेशन मिशन पर पूरी तरह अकेला भेज दिया गया है। कोई साथी नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ वो और सामने इंतजार करता हुआ अज्ञात खतरा। अचानक उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक ब्राइट लाइट की किरण सामने आ गिरती है। जिस जगह वह खड़ा था, पूरा एरिया उसी रोशनी में नहा जाता है। डार्क हॉर्न्स वाला लड़का धीरे धीरे खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और तुरंत समझ जाता है कि उसका सीक्रेट मिशन शुरू हो चुका है। कुछ ही सेकंड में उसे एहसास हो जाता है कि उसे सीधे उसी मार्केट में टेलीपोर्ट किया गया है जिसका जिक्र मिशन पोस्ट में था। वह सावधानी से आसपास नजर दौड़ाता है। चारों तरफ फैली खामोश शेल्फ्स और सुनसान माहौल उसे एक बेहद बेचैन करने वाली वाइब दे रहे थे। तभी सामने लगे डिस्प्ले पैनल पर मौजूद डिजिटल क्लॉक चमकने लगती है। उसमें समय दिख रहा था, रात के 12। एक लड़का खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए सोचता है, नो रियल डेंजर हियर। लेकिन अगले ही पल उसकी यह सोच पूरी तरह टूट जाती है। अंधेरे के भीतर से एक भयानक आकृति धीरे धीरे बाहर निकलती है। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी थी और चेहरे पर एक डरावनी ग्रीन फैली हुई थी। उस बिहार मॉन्स्टर को देखते ही अपने हीरो की धड़कनें तेज हो जाती हैं और जब वह ध्यान से देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भयावह चेहरा किसी इंसान का नहीं था बल्कि स्टोर के रेफ्रिजरेटर पर चिपका हुआ दिखाई दे रहा था। घबराकर लड़का नजरें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि मॉन्स्टर का दूसरा हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक पूरी स्क्रीन लाल रंग से भर जाती है और एक संदेश कंफर्म करता है कि अगर कोई घोस्ट के हाथ लग गया तो पूरा गेम फिर से शुरू हो जाएगा। यह देखते ही प्रोटैगनिस्ट घबराकर उछल पड़ता है। वह बुरी तरह हांफते हुए अपनी जान बचाने के लिए मार्केट एसल्स के बीच दौड़ने लगता है। भागते भागते उसे समझ बनाता है आता है कि टेस्ट फेल होने की असली पनिशमेंट क्या है। उसे पूरी यातना फिर से शुरू से झेलनी पड़ेगी और ठीक उसी क्षण डिजिटल क्लॉक दोबारा 12:00 पर लौट जाती है। उसका पूरा नाइट में रीसेट हो चुका था। एक बार फिर मार्केट की डिजिटल क्लॉक सामने पारा नहीं है। क्लॉक चमकती है और फिर से रात के 12:00 दिखाती है। लड़का झुंझुलाकर बड़बड़ाता है, बैक टू द स्टार्ट। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि अगर वह बार बार पकड़ा गया तो वो रिस्ट्स के एक अंतहीन चक्र में फंस जाएगा। अपनी हालत स्वीकार
करते हुए वह मन ही मन सोचता है, नीड डिफरेंट एस्केप स्ट्रेटजी। तुरंत वो काउंटर के नीचे छिप जाता है। उसका इरादा पहले खुद को शांत करने और फिर कोई नया रास्ता सोचने का था, लेकिन उसकी उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाती। कुछ ही पलों बाद वह बड़ी बड़ी आंखों वाला बेचारे क्रिएचर फिर से दिखाई देता है। इस बार वह पूरे मार्केट में धीरे धीरे घूम रहा था, मानो हर कोने को खंगालते हुए अपने शिकार को तलाश रहा हो। प्रोटागोनिस्ट काउंटर के नीचे दुबका हुआ डर से कांपने लगता है। वो दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेता है ताकि उससे जरा सी भी आवाज ना निकले। उधर वह भयानक चेहरा धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगता है जहां वह छिपा हुआ था। उस घोस्ट के लंबे काले बाल लगभग उसके पास तक झूलने लगते हैं, जिससे पूरे माहौल का तनाव कई गुना बढ़ जाता है। लड़के को तुरंत एहसास होता है कि इस तरह के मॉन्स्टर्स अपने शिकार का डर बढ़ाने के लिए ऐसे डरावने तरीके अपनाना पसंद करते हैं। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उससे हल्की सी भी आवाज निकल गई या उसने अपने सेलफोन की स्क्रीन तक जला ली तो उसकी लोकेशन तुरंत सामने आ जाएगी और तब बचने का शायद कोई मौका नहीं बचेगा। वह गहरी सांस लेता है और अपने दिमाग में मौजूद एंशियंट आर्काइव्स ऑफ लेजेंड्स को खंगालना शुरू कर देता है। उसे यकीन था कि इस अर्बन लेजेंड में कहीं ना कहीं कोई ऐसा लूप होल जरूर छिपा है जो उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक पुराना केस फाइल याद आता है। अचानक उसे एक खास सर्वाइवल लॉ याद आता है। उस रिपोर्ट में दर्ज था कि एक 12 घंटे का मिशन किसी वजह से 16 घंटे से भी ज्यादा लंबा खींच गया था। वह माथे पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश करता है। आई व्हाट वॉज दैट ट्रिगर। वह अपना सिर पकड़ लेता है। उसे महसूस हो रहा था कि जवाब उसकी यादों में कहीं मौजूद है, बस हाथ नहीं आ रहा। और तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है। असल वजह यह थी कि उस मॉन्सर को उसका एंड ऑफ टर्न वार्निंग कॉल नहीं मिल पाया था, जिस कारण पूरा इवेंट तय समय पर खत्म ही नहीं हुआ। और इस गड़बड़ी का कारण बना था एक नया रिक्रूट। उसने गलती से काउंटर की टेलीफोन लाइन काट दी थी। फोन लाइन टूट जाने की वजह से क्रिएचर तक जरूरी वार्निंग पहुंच ही नहीं पाई। नतीजा यह हुआ कि वह मॉन्सर सामान्य समय से कहीं ज्यादा देर तक आजाद घूमता रहा। आखिरकार जब केबल रिकनेक्ट की गई तब जाकर उसने वह कॉल रिसीव की और लेजेंड समाप्त हुई। यह पुरानी घटना अपने साथ एक बेहद महत्वपूर्ण सुराग लेकर आई थी। उससे साबित होता था कि अर्बन लेजेंड्स के भीतर टाइम सामान्य तरीके से काम नहीं करता। हर चैलेंज के पीछे कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर जरूर होता है जो पूरी घटना को खत्म कर सकता है। और अगर उस ट्रिगर को समय से पहले सक्रिय कर दिया जाए तो शायद पूरी लेजेंड को समय से पहले समाप्त भी किया जा सकता है। यही सोचकर प्रोटैगनिस्ट की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक उठती है। वह मन ही मन निष्कर्ष निकालता है कि अगर उसे उस ट्रिगर का पता चल जाए तो वह इस भयावह मार्केट से बचकर निकल सकता है। लेकिन तभी पूरे स्टोर में अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति लगातार कर्मचारियों को पुकार रही हो। डार्क हॉर्न्स वाला लड़का वहीं खड़ा रह जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब उस मॉन्सर का मानसिक खेल है। वो उसे डराकर उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म करना चाहता था। लेकिन इस बार लड़का घबराने के बजाय खुद को संभाल लेता है। वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस पैनिक ट्रैप में नहीं फंसेगा। अगले ही पल वो झुककर एक नया रास्ता तलाशने लगता है। उसका इरादा था कि वह चुपचाप दूसरे कॉरिडोर से निकल जाए और घोस्ट का ध्यान काउंटर की तरफ ही बना रहे। कुछ सेकंड तक उसका प्लान काम करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन तभी सब कुछ बुरी तरह गलत हो जाता है। बिना किसी चेतावनी के वो बिझारे एक क्रिएचर अचानक काउंटर कंप्यूटर के ऊपर प्रकट हो जाता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे लड़के पर टिक जाती हैं। इस बार छिपने का कोई मौका नहीं था। मॉन्सर ने उसे देख लिया था। अगले ही क्षण वह भयानक सरप्राइज अटैक करता है और बेचारा प्रोटैगोनिस्ट कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरी दुनिया फिर से टूटकर बिखर जाती है। डिजिटल क्लॉक दोबारा 12:00 पर लौट आती है और वह खौफनाक गेम एक बार फिर शुरू से शुरू हो जाता है। एक और रिस्टार्ट के बाद अपना हीरो थकान से भरी सांस लेते हुए उठता है। अब उसे साफ महसूस होने लगा था कि अगर वह इस अंतहीन साइकिल में ज्यादा देर तक फंसा रहा तो उसकी सैनिटी जवाब दे देगी। वह सामने मौजूद लॉक्ड ग्लास डोर्स को घूरता है और अपना पूरा ध्यान उसे एक परफेक्ट ट्रिगर पर केंद्रित कर देता है जो इस टेस्ट को जबरदस्ती आगे बढ़ा सके।
क्लॉक अब चौथे दिन की दोपहर दिखा रही थी। लेकिन इस बार लड़के का इरादा कुछ और था। वह तय कर चुका था कि लेजेंड के फाइनल इवेंट का इंतजार करने के बजाय उसे खुद ही मजबूर करके सामने लाया जाएगा। वह सोचते हुए खुद से बड़बड़ाता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर 3 डेज। इसके बाद वह पूरे स्टोर के फूड शेल्व्स को ध्यान से खंगालना शुरू कर देता है। उसे अपने प्लान के लिए किसी जटिल चीज की नहीं, बल्कि एक ऐसे साधारण संकेत की जरूरत थी जो सीधे लेजेंड के नियमों से जुड़ा हो। और तभी उसकी नजर फूड पैकेजेस पर छपी एक्सपिरेशन डेट्स पर पड़ती है। अगले ही पल उसकी आंखों में समझ की चमक उभर आती है। उसे आखिरकार पूरा मिस्ट्री समझ आ गया था। अगर वो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ ले जो ठीक 3 दिन बाद एक्सपायर होता हो और किसी तरह सिस्टम को ये विश्वास दिला दे कि उसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है, तो शायद वो इवेंट को समय से पहले खत्म होने पर मजबूर कर सकता था। कुछ देर तलाशने के बाद उसे एक लंच बॉक्स मिलता है जिसकी एक्सपायरेशन डेट 7 अप्रैल दर्ज थी। उसी क्षण वह उसे उठा लेता है और सावधानी से चारों तरफ नजर दौड़ाता है। उसे यकीन करना था कि वह घोस्ट आसपास कहीं मौजूद नहीं है। उधर काउंटर मॉनिटर अचानक स्टैटिक के साथ झिलमिलाने लगता है। कुछ पलों के लिए उस डीमन की धुंधली सिल्वेट स्क्रीन पर उभरती है, लेकिन फिर सब कुछ दोबारा शांत हो जाता है। अब पूरे स्टोर में सिर्फ मॉनिटर की फीकी रोशनी ही बची थी। अपना हीरो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। कम से कम फिलहाल ऐसा लग रहा था कि मॉन्सर ने अभी तक उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगाया है। मौका देखकर वह रिसेप्शन कंप्यूटर के पास पहुंचता है। कुछ देर छेड़छाड़ करने के बाद वह कैश रजिस्टर सिस्टम की डेट सेटिंग्स बदल देता है ताकि ऐसा लगे जैसे पूरे 3 दिन गुजर चुके हो। फिर वो उम्मीद भरी नजरों से कंफर्मेशन की दबा देता है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता, लेकिन फिर टर्मिनल स्क्रीन तेजी से बदलने लगती है। एक चमकदार नोटिफिकेशन सामने उभरती है, चेंज कंप्लीट। इसे देखते ही लड़के के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसने सचमुच सिस्टम को धोखा देने में सफलता हासिल कर ली है। और तभी पूरे मार्केट में लगा लाउडस्पीकर अचानक तेज आवाज में अलार्म बजाने लगता है। एक यांत्रिक आवाज घोषणा करती है कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स डिटेक्टेड। यह सुनते ही अंधेरे में कुछ हिलता है। वो मॉन्सर की विशाल आंख थी। वो भयावह आए अंधेरे के भीतर चमक रही थी। कुछ ही क्षणों बाद पूरा क्रिएचर शेल्फ्स के बीच प्रकट हो जाता है और बेचैनी से इधर उधर तलाश शुरू कर देता है। अब जिनसोलियन के मन में सिर्फ एक ही थॉट बचा था, किसी भी तरह यह आखिरी स्टेप पूरा करना है। उसकी तरफ देखना तो दूर, अब तो उसे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसके हाथ में मौजूद स्कैनर गन से एक रेड फ्लैश निकला। उसी पल सिस्टम पर एक प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। सवाल था, क्या वो इन एक्सपायर्ड गुड्स को रजिस्टर करना चाहती है? जिन सोलियन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत स्क्रीन पर प्रेस कर दिया, डन। अगले ही सेकंड सिस्टम ने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का प्रप दिखा दिया। सारे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स अब स्टोरेज में ट्रांसफर हो चुके थे। लेकिन ठीक इसी क्रिटिकल मोमेंट पर उस मॉन्सर के पंजे लगभग उसके सामने पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके आसपास की पूरी दुनिया अचानक बदलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो इस कन्वीनियंस स्टोर के सारे रूल्स किसी ने जबरदस्ती तोड़ दिए हो। वातावरण भारी हो गया। एहसास ऐसा था जैसे कोई गहरे पानी में डूबता चला जा रहा हो। और फिर सारी आवाजें एक झटके में गायब हो गई। अचानक स्क्रीन चमकी। जिनसोलियन ने देखा कि वह अब भी उसी स्टोर में खड़ी थी, लेकिन अब यह जगह पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। कुछ सिलिंग आवाजें सुनाई दी और फाइनली मशीन ने एक रिसीट बाहर निकाल दी। मतलब यह ट्रिक सच में काम कर गई थी। जिन सोलियन ने राहत की लंबी सांस ली। अभी तक जो लाइफ एंड डेथ वाली दौड़ चल रही थी, उसकी सारी मेहनत आखिरकार रंग ले आई थी। उसे लगा कि अब काम खत्म हो चुका है और वह आराम से यहां से निकल सकती है। लेकिन तभी कैश रजिस्टर अचानक से पॉप ओपन हो गया। जिन सोलियन एकदम रुक गई। उसने हैरानी से उस ड्रर के अंदर झांका और अगले ही पल वो पूरी थोड़ से काम मानाता लग गया। उसने हैरानी से कैश रजिस्टर के अंदर भूल गई तरह स्टंट रह गई। उसके अंदर ढेर सारे बैंक नोट्स भरे हुए थे। यानी यह जगह सचमुच वेजेस देती थी। जब तक काम पूरा किया जाता, सिस्टम वास्तव में कैश रिवॉर्ड्स देता था। अब मामला सिर्फ जिंदा बचने का नहीं रह गया था। यहां सच में वेल्थ भी दांव पर लगी हुई थी। और यही बात पूरे सीन को और भी ज्यादा पागलपन भरा बना रही थी।
दूसरी तरफ बाहर मौजूद वेटरन्स अपने सफर को सामान्य तरीके से जारी रखे हुए थे।